जय हिंद दोस्तों। ये मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में देखा। हमने देखा गांधी जी का जन्म कैसे, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। उसके उपरांत उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपनी पोरबंदर से ग्रहण की। उसके उपरांत वह राजकोट आ गए। राजकोट से उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की। उसके उपरांत वह 1888 ईस्वी में लंदन गए वकालत की पढ़ाई को करने। उसके उपरांत 1891 ईस्वी में लंदन से वापस आए। कैसे उन्होंने अपनी जो वकालत थी वो उन्होंने बम्बई से शुरू करी। उसके उपरांत उन्होंने 1893 ईस्वी में उनके बड़े भाई की सहायता से कैसे उन्हें एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस मिला और वह केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने वो केस दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को जिता दिया। उसके बाद उनके साथ मॉरिस वर्ग घटना हुई। मॉरिस वर्ग घटना क्या थी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके उपरांत नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की उन्होंने। नटाल इंडियन कांग्रेस एक संगठन बनाया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में। कैसे उन्होंने इसी संगठन के माध्यम से बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। और मैं आपको ग्रीन पैम्पलेट भी पढ़ा चुका हूं। ग्रीन पैम्पलेट या ग्रीन पर्चा मैं आपको पढ़ा चुका था। लास्ट हमारा जो हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी ने बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने एम्बुलेंस कोर की सहायता से घायल अंग्रेजी सैनिकों का चिकित्सा मुहैया उपलब्ध कराई और उन्हें इसी सेवा के आधार पर अंग्रेजों ने जब बोर युद्ध समाप्त हो गया था उसके उपरांत उन्होंने बोर पदक गांधी जी और उनके सहयोगियों को प्रदान किए थे। आज उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 1901 ईस्वी में गांधी जी भारत आए, यानी कि जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने। उसके उपरांत वो एक बार और वापस आए थे, यानी ठीक है भारत वापस आए और उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1901 के। ये कलकत्ता अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता दिलसाई बाछा कर रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और यहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दिलसाई बाछा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 1902 ईस्वी में पुनः गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए और दक्षिण अफ्रीका जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया है और वहां पर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को पारित कर दिया है। ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, और इसे परवाना कानून भी कहते हैं। इस कानून के तहत, इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे सभी एशियाई व्यक्तियों को रहने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए क्या करना होता था, अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होता था। उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक एशियाई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो, एशियाई उस समय जो एशिया, अब भी हम एशियाई में तो एशियाई के तो कंट्री हैं, तो प्रत्येक एशियाई व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ क्या करने देता था, शुल्क देना पड़ता था। अच्छा, साथ ही साथ क्या होता था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन की एक पर्ची मिलती थी, उस पर्ची को 24 घंटे अपने गले में लगाकर घूमना पड़ता था, टालकर घूमना पड़ता था। वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी इस कानून के तहत ये चीज पारित की गई थी। गांधी जी ने इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का, यानी परवाना कानून का विरोध किया। इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का या परवाना कानून का गांधी जी ने क्या किया था, विरोध किया था।
अब गांधी जी को लग गया था, अब गांधी जी को पता चल गया था कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन एशियाई व्यक्तियों के साथ कुछ गलत करने वाली है। उन्हें पता चल गया था, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने युद्ध जीतने के उपरांत ही क्या कर दिया था, एशियाई लोगों के साथ भेदभाव, यानी कि भेदभाव वाली नीति स्टार्ट कर दी थी। और वो पहले ही मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इसका क्या हो चुके थे, शिकार हो चुके थे। को गांधी जी ने अब क्या किया, अब आगे की सोचकर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब और कहां की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स शब्द जो गांधी जी ने लिया था वो एक पक्षी का नाम था। फिनिक्स एक पक्षी होता है जिसे अमर पक्षी कहते हैं। इसे अमर पक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आयु होती है, जो एज होती है, वो 500 से 700 वर्ष की होती है। इसके बारे में कहा जाता है, इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि जब ये मरने का जब इसका समय आता है, जब ये मरने वाला होता है, तो ये स्वयं के घोंसले में आग लगा लेता है। और इसे वर्ड्स ऑफ फायर भी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्ड्स ऑफ फायर कहा जाता है। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन से 84 मील दूर की थी। कहां से? 84 मील दूर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी, डरबन से 84 मील दूर। इस जो आश्रम था, यानी कि जो इस आश्रम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था गांधी जी का? मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को, यानी कि एशियाई लोगों को शिक्षित करना, एशियाई लोगों को, वहां रह रहे एशियाई लोगों को शिक्षित करना, उन्हें सत्य की राह पर चलना सिखाना, अहिंसा को फॉलो करना, यानी अहिंसा को मानना, हिंसा ना करना, सत्याग्रही बनाना, यानी कि अगर किसी चीज का, अगर किसी कानून के विरोध, अगर हमें अंग्रेजों का या वहां की सरकार का विरोध करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सत्याग्रही, यानी कि सत्य को फॉलो करेंगे। इन्होंने स्वावलंबी, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य भी था कि वहां रह रहे लोगों को स्वावलंबी बनाना, यानी किसी पर एशियाई व्यक्ति डिपेंड ना रहें। यह था आपका किसका? ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने के साथ ही गांधी जी ने एक इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनके एक मित्र थे मदनजीत, गांधी जी के एक मित्र थे मदनजीत। मदनजीत ने गांधी जी को सलाह दी कि गांधी जी, आपने फिनिक्स आश्रम की स्थापना तो की है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगी? एक पत्रिका निकालनी पड़ेगी, क्योंकि घर घर जाकर गांधी जी लोगों को इसके लिए प्रेरित तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक सबसे अच्छा माध्यम था उस समय क्या? पत्रिका या पत्र। तो उसी माध्यम से गांधी ने क्या किया? एक इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया 1904 ईस्वी में। क्योंकि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। अच्छा, इंडियन ओपिनियन जो नाम रखा था, जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना ऑफिस बनाया था, वकालत जहां पर बैठते थे गांधी जी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो उस ऑफिस का नाम ही गांधी जी ने, उस ऑफिस के नाम पर ही गांधी ने क्या रख दिया था? एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन ओपिनियन। 1904 में इसका प्रकाशन किया और ये चार भाषाओं में इसका प्रकाशन करना शुरू किया था, हिंदी, तमिल, गुजराती और इंग्लिश भाषा में। यानी कि जब इस इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का जब प्रकाशन किया था, वो 4 भाषाओं में किया था। पहली भाषा थी हिंदी, दूसरी तमिल, तीसरी गुजराती और चौथी अंग्रेजी। ये 4 भाषाओं में इन्होंने इसका क्या किया? प्रकाशन किया। लेकिन जल्द ही, यानी कुछ समय बाद ही, हिंदी और तमिल भाषा का प्रकाशन बंद हो गया और गुजराती और अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन इन्होंने चालू रखा था। देखो बेटा, एक चीज समझना, थोड़ी सी बीच में रोक रहा हूं चीजों को। देखो, मेरी पहली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई, मैं रोज आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कराऊं, और कंप्लीट कराने के बाद अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने हिस्ट्री खिंच रही है या 6 महीने आपकी पॉलिटिकल साइंस खिंच रही है। आप यूपीएसआई या समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन के लिए आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलता है वो 2 से 3 महीने मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमें जल्द से जल्द अपनी चीज़ों को कंप्लीट भी करना है
और याद रखना, जितने भी नोट्स अगर आप अपने हाथ से बनाओगे, इन नोट्सों को अगर आप अपने हाथ से बनाओगे तो बहुत अच्छे रहेगा। मेरे पास पहली वीडियो के बाद ही कुछ लोगों के मैसेज आए और फेसबुक वगैरह पे और मेरे पास पर्सनली पे, उन्होंने कहा कि सर हमें नहीं पता था, कि हमें एक आइडिया नहीं होता था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। इन चीज़ों को देखकर आप अपने नोट्स बनाना सीखो बेटा, सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे यह है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1907 ईस्वी में गांधी जी ने परवाना कानून के विरोध में ही गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद रखना, भारत में नहीं था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1907 ईस्वी में परवाना कानून के विरोध में किया था। परवाना कानून के विरोध में किया था, ठीक है। हुआ क्या था कि 1907 ईस्वी में परवाना कानून को अंग्रेजी शासन ने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। 1902 में लागू किया नहीं था, वहां पर पारित किया था। परवाना कानून को 1907 में क्या किया था, अंग्रेजों ने लागू कर दिया दक्षिण अफ्रीका में। इस कानून का विरोध गांधी जी, क्योंकि गांधी ने पहले इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था भाई, जब पारित हो गया था ये, तभी वहीं से विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो गांधी ने इस कानून के विरोध में एक सत्याग्रह शुरू किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, और इसका जो मुख्य आधार बनाया गांधी ने, वो बनाया अहिंसा। उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे लेकिन अहिंसा का आधार रखकर, यानी कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के आधार पर क्या करेंगे, इस परवाना कानून का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। 1908 में इस कानून के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी इस कानून का विरोध कर रहे थे गांधी जी, इसलिए उनको 1908 में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल गए। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, गांधी जी पहली बार जेल कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। किस कानून का विरोध करते समय, यानी कि किस सत्याग्रह के चलते गए थे? उन्होंने परवाना कानून के विरोध में, परवाना यानी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में एक क्या करा था, सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह के तहत गांधी ने क्या किया था, इस कानून का क्या किया था, विरोध किया था। इसी के चलते गांधी जी को 1908 में क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, एक चीज समझना, गांधी जी का सत्याग्रह में जो अहिंसात्मक आधार था, वो अहिंसात्मक आधार क्या था? गांधी जी का अहिंसात्मक आधार सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थी। उनके अनुसार से अगर कोई शाब्दिक गलत शब्द का प्रयोग भी करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वो भी एक हिंसा थी। यानी कि गांधी जी का मानना था कि हमें जो अहिंसात्मकता को फॉलो करना है, यानी मानना है, वो शाब्दिक और शारीरिक दोनों होने चाहिए। यानी कि ना हम किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, ना हम गलत बोलेंगे, और ना ही हम शारीरिक रूप से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी ने एक किताब की रचना करी थी, इसे बोलते हैं हिंद स्वराज। क्या? हिंद स्वराज। अच्छा, इनको गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया था, जल्द ही गांधी जी को क्या करते हैं, दक्षिणी अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था, छोड़ भी दिया था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी की जो नेक्स्ट है वो है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना। गांधी जी 1909 ईस्वी में कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए। दक्षिण अफ्रीका से कहां गए? इंग्लैंड गए। 1909 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका वापस आए। उसी यात्रा के दौरान, यानी कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक पुस्तक की रचना की थी, जिसे इसका नाम दिया गया हिंद स्वराज। क्या नाम दिया गया? हिंद स्वराज। देखो समझना, यहां पे लिखा है इसका प्रकाशन 1910, लेकिन प्रकाशन और रचना करने में फर्क होता है, ठीक है, रचना करने में फर्क होता है। देखो 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा की वापसी के समय, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, ना कि दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय गांधी जी ने एक समुद्री जहाज के अंदर क्या किया था, इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इस किताब की रचना जो की थी गांधी ने गुजराती भाषा में की थी। 1910 ईस्वी में जो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो गांधी जी ने 1904 में प्रकाशित की थी, इसका पहला प्रकाशन, यानी इस किताब का पहली बार प्रकाशन इसी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका में किया गया था। आपसे क्वेश्चन आएगा
हिंद स्वराज किताब का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था गांधी ने? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका में किया था। चलो ठीक है। प्रकाशन के कुछ समय के बाद ही अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि ये गुजराती भाषा में थी और अंग्रेजों को ये लगता था कि ये जो किताब है अंग्रेजों के विरोध में लिखी गई है। यानी गांधी जी ने इस किताब में अंग्रेजों का क्या किया है? विरोध किया है। यानी जो भी उनके द्वारा, जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीज़ें की, जो भी कानून वगैरह लागू किए गए हैं, वो सब जो लागू किए गए हैं उसका उन्होंने क्या किया, इस किताब में वर्णन किया है। लेकिन जल्द ही गांधी जी ने इस किताब का क्या किया था? इस किताब का अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया। गांधी ने जल्द ही इस किताब की अंग्रेजी भाषा में इसका क्या किया? प्रकाशन किया, इसका अनुवाद किया। और अंग्रेजों ने 1938 में इस किताब से क्या हटा लिया था? प्रतिबंध हटा लिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हिंद स्वराज किताब की रचना किसने करी थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान, वापसी के दौरान की थी। इस किताब का पहला प्रकाशन इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह गुजराती भाषा में लिखी गई किताब थी। इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि यह भाषा गुजराती भाषा में थी और अंग्रेजों को लगता था कि गांधी जी द्वारा अपनी किताब के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी ने इस किताब का अंग्रेजी प्रकाशन किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1938 में जल्द ही इस किताब से अंग्रेजों ने क्या कर दिया? जल्द ही, यानी 1938 में गांधी ने 1938 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किताब से इस प्रतिबंध को क्या कर लिया था? हटा लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपसे क्वेश्चन आ चुका है टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की थी गांधी द्वारा। टॉल्स्टॉय की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। अच्छा, टॉल्स्टॉय थे कौन? देखो, एक रूसी दार्शनिक थे, लेखक थे, विचारधारक थे। उनसे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनसे प्रभावित होकर, यानी कि उनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की। क्योंकि गांधी जी के जो पुराने वो चल रहे थे, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर इसकी स्थापना की थी। गांधी जी एक रूसी दार्शनिक थे। टॉल्स्टॉय उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके लेखों से, उनकी विचारधाराओं से गांधी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस फॉर्म का नाम टॉल्स्टॉय रखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म का नाम टॉल्स्टॉय किसके नाम पर रखा था? दार्शनिक थे, एक रूसी दार्शनिक थे टॉल्स्टॉय, उनके नाम पर रखा था। गांधी जी को 1100 एकड़ भूमि उनके मित्र हरमन ने क्या दी थी? दान में दी। गांधी जी को 1100 एकड़ भूमि हरमन ने क्या किया? हरमन एक मित्र थे, उनको हरमन ने क्या की थी? गांधी जी को दान में दी। इसी भूमि पर गांधी ने क्या किया? टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था गांधी जी का, वही उद्देश्य थे जो फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते समय गांधी जी ने लिए थे। यानी कि फीनिक्स आश्रम की स्थापना जो गांधी जी ने की थी, उसी का मुख्य आधार बनाकर गांधी ने अब एक बड़े स्तर पर क्या किया था? एक फॉर्म की स्थापना की थी जिसका नाम उन्होंने टॉल्स्टॉय रखा। क्या मुख्य उद्देश्य क्या थे? वही कि व्यक्ति को शिक्षित करना, स्वावलंबी बनाना, सत्य की राह पर चलना सिखाना, सत्य और सत्याग्रही बनाना, स्वावलंबी बनाना, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर गांधी ने यहीं से जोर दिया कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। मित्रता, सहयोग और धर्म को श्रेष्ठ माना, श्रेष्ठतम पे रखा कि हमें मित्रता और सहयोग बनाए रखना है, करना है एक दूसरे का, और धर्म को फॉलो करना है। ये सब चीज़ें जो थी, ये सब जो मुख्य उद्देश्य थे, वो टॉल्स्टॉय फॉर्म के ही मुख्य उद्देश्य थे। इसी टॉल्स्टॉय फॉर्म के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को क्या किया? प्रेरित किया। इसी टॉल्स्टॉय फॉर्म में लोगों को अपनी विचारधाराओं से क्या किया? लोगों को प्रेरित करने का काम गांधी जी ने यहीं पर किया। प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 ईस्वी में
प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में जब शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। इस दौरान गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी का क्या सहयोग रहा था, यह समझना कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। गांधी ने पहली बार एम्बुलेंस कोर की स्थापना कब की थी? गांधी ने पहली बार एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी जब उन्होंने बोर युद्ध में, जब बोर युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और डचों के बीच में, तब उन्होंने पहली बार एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की और इसके माध्यम से, इसकी सहायता से घायल अंग्रेजी सैनिकों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराई। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किस प्रकार से? एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की और इस एम्बुलेंस कोर की सहायता से घायल जो अंग्रेजी सैनिक थे उनकी क्या करी? सहायता की थी। नेक्स्ट, 1915 ईस्वी में इसी से खुश होकर, यानी कि अंग्रेजों ने देखा कि कैसे गांधी ने एम्बुलेंस कोर की माध्यम से घायल सैनिकों की क्या कही, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया है, तो अंग्रेजी अधिकारियों ने खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब और किसने दी थी? तो अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को 1915 में केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। गांधी जी ने असहयोग, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गांधी ने इस उपाधि को कब त्याग दिया था? तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के शुरुआत होने पर, जब असहयोग आंदोलन 1920 में जैसे ही शुरू किया था गांधी ने, तो गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। किसको? अंग्रेजों को। नेक्स्ट, अब गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। इसी 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी तथा उनके साथ कुछ सहयोगी, एसएस सुदीप नामक जहाज से क्या गए? वापस आ गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो हमेशा वापस आए थे, वो किस जहाज से आए थे? एसएस सुदीप नामक जहाज से गांधी जी क्या गए थे? वापस आए। और गांधी जी बंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे और उनके साथ एक सहयोगी दल भी भारत आया था। 1915 ईस्वी में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए, तो वह कहां रहे थे? अहमदाबाद के निकट 1915 ईस्वी में उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यानी गांधी जी जब भारत वापस आए तो उन्होंने अपने सहयोगियों और के रहने के लिए तथा अपने रहने के लिए एक आश्रम की स्थापना करी, जिसका नाम क्या रखा? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1907 ईस्वी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि इस आश्रम को छोड़कर गांधी जी दूसरी जगह चले गए, स्थानांतरित हो गए। इसी आश्रम को स्थानांतरित कर दिया साबरमती नदी के किनारे, यानी पुणे दोबारा से एक आश्रम बनाया गया जिसका नाम बदलकर रखा गया साबरमती आश्रम रखा गया उसका नाम। 1917 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक, 1917 से 1933 ईस्वी तक गांधी जी इसी साबरमती आश्रम में रहे। इस आश्रम की स्थापना करने में उनकी आर्थिक सहायता उनके मित्र थे और उनके अनुयायी थे अंबालाल साराभाई ने गांधी जी को आर्थिक सहायता करी थी साबरमती आश्रम बनाने में। गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई और गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया।
राजनीतिक गुरु बनाया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि वो भारत भ्रमण करें और भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझें। और अगर वो भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझ जाते हैं तो वो भारत की राजनीति में अच्छा पहलू रख पाएंगे, अपना अच्छा पहलू रख पाएंगे। इस प्रकार ये जो थी दूसरी क्लास, यहाँ तक हमने गांधी जी की भारत वापसी पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स छोड़ें। अगर कोई भी आगे चीज़ें परिवर्तित करने की होती हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप मुझे सुझाव देंगे अच्छे, तो मैं ज़रूर उनको इस आगे आने वाली वीडियोस में इनको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा और उनको आगे आने वाली वीडियो में डालूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी, तीसरी हम लेके जो वीडियो आएंगे जल्दी, हम उसमें आपको गांधी जी के बारे में आगे की चीज़ें बताएंगे।